काबिलियत रखते हैं वो आज इंडिया को बैडमिंटन में दुनिया का 5वां बेस्ट देश बनाने में सफल हुए। इंडिया ने अपना पहला ओलंपिक मेडल बैडमिंटन में 2012 में जीता, साइना नेहवाल का ब्रॉन्ज मेडल। 10 साल बाद 2022 में इंडिया ने पहली बार बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप थॉमस कप में जीत हासिल की। इससे बैडमिंटन देश की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी के बाद अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ है। ऐसा कर पाना कोई छोटी अकम्पलिशमेंट नहीं है, क्योंकि बाकी तीनों स्पोर्ट्स की हिस्ट्री ज्यादा भी रही है बैडमिंटन से। इंडिविजुअल इवेंट्स के साथ टीम इवेंट्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जैसे 2023 एशियन गेम्स में जहां सात्विक और चिराग के पेयर ने गोल्ड मेडल जीता एक बहुत टफ फाइनल मैच में। इंडिविजुअल इवेंट्स में तो पिछले 15 साल में देश को कई चैंपियन एथलीट्स ने रिप्रेजेंट किया और अलग अलग खिताब हासिल करने में कामयाब रहे। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, किदम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, ज्वाला गुट्टा जैसे प्लेयर्स ने देश का नाम ऊंचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सब के पीछे उनके कोचेस, एडमिनिस्ट्रेशन और सपोर्टर्स का भी योगदान माना जा सकता है। प्रोमिनेंट फॉर्मर प्लेयर्स जैसे प्रकाश पाडुकोन और पुलेला गोपीचंद ने एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करवाया आगे आने वाली जनरेशन के लिए अपनी अपनी बैडमिंटन एकेडमीज खोलकर। इससे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स भी मोटिवेट हुए स्पोर्ट में और इन्वेस्ट करने के लिए। खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स जैसे इनिशिएटिव्स ने टैलेंटेड एथलीट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट और ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम किया। इन सब चीजों की वजह से अब बैडमिंटन प्लेयर बनना एक वायबल करियर ऑप्शन की तरह भी देखा जाने लगा है और पेरेंट्स अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं इसके लिए। मेडल्स और चैंपियनशिप्स जीतने के बाद जो प्लेयर्स के पास फेम और ब्रांडेज आती हैं, वो देश के सबसे पॉपुलर और रिचेस्ट एथलीट्स में से एक बन जाते हैं देखते ही देखते। लेकिन हमेशा से बैडमिंटन और प्लेयर्स की हालत ऐसी नहीं थी। कई चीजें हुई और की गई ताकि ये इस मुकाम पर आ सके। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे आगे। बैडमिंटन के ओरिजिन्स हजारों साल पुराने हैं। वैसे तो हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स में एंशिएंट इंडिया, चाइना और ग्रीस में इसके खेले जाने को मेंशन किया गया है। शटलकॉक्स और रैकेट से खेलने वाले गेम्स के रेफरेंसेस मिले हैं लगभग 2000 साल पहले से। मिडीवल यूरोप में एक चिल्ड्रंस गेम जिसे बैटल डो और शटलकॉक कहते थे काफी पॉपुलर रहा है। इस गेम में प्लेयर्स एक पैडल का इस्तेमाल करके एक छोटी फेदर की बनी शटलकॉक को जितनी देर तक हो सके हवा में रखने की कोशिश करते थे। जौ द वोलांट एक और सिमिलर गेम था जो 17th सेंचुरी यूरोपियन एरिस्टोक्रेट्स के बीच खेला जाता था, लेकिन पास टाइम रैकेट स्पोर्ट से ट्रांसफॉर्म होकर एक दुनिया का जाना माना स्पोर्ट बनने के सफर में इसकी शुरुआत इंडिया से ही हुई थी। कुछ ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स जब इंडिया में स्टेशन थे 1860s के आसपास, तो उन्होंने इस गेम की स्वदेशी वर्जन को देखा पहली बार, जो सदियों से खेला जा रहा था। यहाँ कई जगह तो इसे एक वूल बॉल से खेला जाता था, जैसे साउथ इंडिया के तंजावुर में। उन्होंने इसमें कुछ अपनी चीजें अडेप्ट की, जैसे नेट का उपयोग और कुछ अपने रूल्स, और फिर इसे पूना के नाम से जाना जाने लगा, जहाँ पूना में इनका गैरिसन होता था। गेम काफी पॉपुलर होना भी शुरू हो गई, जिसके बाद 1867 में इसके पहले इनफॉर्मल सेट ऑफ रूल्स बनाए गए। ब्रिटिश सोल्जर्स ने ड्राई कंडीशन में शटलकॉक्स और विंडी या वेट कंडीशंस में वुलन बॉल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। इंडिया से वापस ब्रिटेन लौटते हुए सोल्जर्स ने गेम को उधर इंट्रोड्यूस किया, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी वहां भी बढ़ने लगी। ये गेम ड्यूक ऑफ बोफोर्ड के अटेंशन में आया, जिन्होंने अपने ग्लौकेस्टरशायर एस्टेट में एक लॉन पार्टी के दौरान अपने गेस्ट को इस गेम से वाकिफ करवाया। खेलने में आसान और ज्यादा इक्विपमेंट्स ना चाहिए होने की वजह से इसमें इंटरेस्ट तेजी से बढ़ने लगा और ये एक रिक्रिएशनल गार्डन एक्टिविटी से प्रोग्रेस होकर क्लब्स में खेलने वाली गेम बन गई। बाथ बैडमिंटन क्लब, जो पहला डेडिकेटेड बैडमिंटन क्लब बना दुनिया का, उन्होंने 1887 में पूना के इनफॉर्मल रूल्स को अपडेट किया अपने तरीके से और इन्हीं रूल से मॉडर्न डे बैडमिंटन का फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड 1893 में बनी, जिन्होंने ये रूल्स पब्लिश किए सबके लिए और एक गवर्निंग बॉडी की तरह काम करने लगी। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसके 6 साल बाद और फिर इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन 1934 में एस्टैब्लिश हुई, जो इसकी वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी बनी। बाद में इसका नाम बदलकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF रखा गया, जो आज भी है। लेकिन ये होने के बावजूद काफी सालों तक कोई चैंपियनशिप नहीं होती थी बैडमिंटन की। थॉमस कप भी स्टार्ट हुआ 1948 में और फाइनली इसे ओलंपिक्स में शामिल किया गया 1992 में। दीपांकर भट्टाचार्य, यू विमल कुमार और मधुमिता बिष्ट पहले शटलर्स बने बार्सिलोना 1992 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले, और तब से अब तक इंडिया ने काफी ग्रो किया है इस स्पोर्ट में। देश के सबसे पहले मशहूर प्लेयर्स जिन्होंने बैडमिंटन की दुनिया में मान्यता हासिल की, वो थे नंदू नाटेकर और प्रकाश नाथ। नंदू नाटेकर को अपने 1950s और 60s के स्पोर्ट्स करियर के दौरान बड़ी सफलताएं मिली, जैसे 100 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल टाइटल्स जीतना, जो उस समय की विशाल उपलब्धि थी, न सिर्फ बैडमिंटन में बल्कि ओवरऑल। उन्होंने थॉमस कप में भी लाजवाब परफॉर्मेंस दिया। इसी तरह प्रकाश नाथ ने भी इंडिया को इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में रिप्रेजेंट किया। उनका सबसे नोटेबल परफॉर्मेंस 1947 के ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में था, जहां वो फाइनल्स तक पहुंचे, लेकिन
जीतने में चूक गए। बैडमिंटन में एक नया उत्साह जगा जब बैंगलोर के प्रकाश पादुकोण ने खेलना शुरू किया। 1971 में उन्होंने अपना पहला नेशनल सीनियर चैंपियनशिप जीता और इसके बाद लगातार 9 साल 1971 से 79 तक नेशनल चैंपियन बने रहे। अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और कई रिकॉर्ड्स ब्रेक करने से वो देश के सबसे बड़े बैडमिंटन प्लेयर्स में से एक बन गए। 1980 में उन्होंने इतिहास रचा ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर। ये अचीवमेंट इसलिए भी खास थी क्योंकि ये पहली बार था जब किसी भारतीय ने इस प्रेस्टिजियस टाइटल को जीता हो। इससे न सिर्फ देश में बल्कि उनका नाम इंटरनेशनल सर्किट में भी मशहूर हो गया। इसके अलावा उन्होंने 1978 और 81 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल्स हासिल किए। 1981 में वर्ल्ड कप और 1982 में वर्ल्ड ग्रांड प्री जीतकर अपनी सुपीरियरिटी दिखाई। इन सब उपलब्धियों के कारण उन्हें 1972 में अर्जुन अवार्ड और 1982 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। दीपिका पादुकोण इन्हीं की बेटी हैं। पुलेला गोपीचंद एक और फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने 1990s में अपने करियर की शुरुआत की। उनकी सबसे नोटेबल अचीवमेंट है 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतना, जो ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बने पादुकोण के बाद। कई नेशनल और इंटरनेशनल टाइटल्स जीतने से उन्होंने नई जनरेशन को बैडमिंटन से इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा एक अकेडमी खोली नए प्लेयर्स के लिए हैदराबाद में, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी। देश भर के एस्पायरिंग बैडमिंटन प्लेयर्स को इंस्पायर किया और कोचिंग भी देनी शुरू की, जैसे साइना नेहवाल को। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी जो हैदराबाद में खुली 2008 में इस विजन के साथ शुरू की गई कि वो इंडिया में वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन प्लेयर्स बना सकें। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने थोड़ा 2 एकड़ लैंड दिया सस्ते में और कुछ पैसे एंटरप्रेन्योर से रेज किए गए अकेडमी बनाने के लिए। इधर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और कोचेस मौजूद हैं, एक्सट्रीम ट्रेनिंग सेशंस और बेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए टीम इधर ही ट्रेन करती थी, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉर्मल से ज्यादा कंपनसेशन दिया। काफी पॉपुलर बन चुकी है ये अकेडमी, जहां टॉप प्लेयर्स जैसे साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, किदम्बी श्रीकांत और परुपल्ली कश्यप ने ट्रेन किया। प्रकाश पादुकोण की अकेडमी बनी है बैंगलोर में, जहां एक्सीलेंट कोचिंग, फिटनेस ट्रेनिंग और मेंटल कंडीशनिंग प्रोवाइड की जाती है प्लेयर्स को। लक्ष्य सेन जैसे इमर्जिंग स्टार्स यहां से ट्रेन होकर इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ यंग टैलेंट को ग्रूम करके उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करने के लिए लायक बनाती हैं ये अकेडमीज। ऐसे ही दिल्ली के सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे बैडमिंटन कोर्ट्स मौजूद हैं। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के बैडमिंटन इवेंट्स यहीं होस्ट हुए थे। इसमें 12 कोर्ट्स हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। फ्लोरिंग हाई क्वालिटी मेपल वुड की बनी है। लाइटिंग सिस्टम भी एडवांस्ड है, ग्लेयर फ्री इल्यूमिनेशन के साथ, और वेल इक्विप्ड जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और रनिंग ट्रैक्स भी अवेलेबल हैं प्लेयर्स के लिए। इंडियन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का काफी योगदान रहा है बैडमिंटन में बढ़ते डोमिनेशन पर। कुछ जरूरी स्कीम्स जैसे खेलो इंडिया प्रोग्राम, टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम्स, टॉप्स को लॉन्च किया गया स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। खेलो इंडिया प्रोग्राम 2018 में लॉन्च हुआ, जिसका ऑब्जेक्टिव था ग्रासरूट्स लेवल पर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, साथ ही यंग एथलीट्स को नर्चर करना। इसके अंतर्गत नेशनल लेवल पर स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं। टैलेंटेड यंग एथलीट्स को चुनकर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करवाना और बेस्ट फैसिलिटीज देना ताकि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन सके। रूरल और अर्बन एरियाज में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोर्ट्स और स्टेडियम्स को भी बनाना शामिल है इसमें। ये करने से नए एथलीट्स को यंग एज से ही परखा जा सकता है और बढ़िया ट्रेनिंग से एज मिलने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स का ऑब्जेक्टिव इंडियन एथलीट्स को ओलंपिक मेडल्स जीतने के लिए प्रिपेयर करना है। इसके अंदर एथलीट्स को ट्रेनिंग, कंपटीशन और दूसरी चीज़ों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। इंटरनेशनल लेवल के कोचेस और ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के साथ स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मेडिसिन का भी इस्तेमाल करके उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस किया जाता है। ये सब चीज़ें करना ज़रूरी होता है अगर ओलंपिक्स जैसे बड़े स्टेज पर कम्पीट करना है तो। इसके अलावा रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अंदर रूरल एरियाज में कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। यंग एथलीट्स को ढूंढकर ट्रेनिंग और सपोर्ट देना भी मुश्किल काम है, जो ये करने की कोशिश करते हैं। रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर जहां बुरी हालत में होता है, यहां तक कि स्कूल्स में प्लेग्राउंड्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी ना के बराबर होती हैं, उन्हें इंप्रूव करने में भी ये प्रोग्राम कारगर है। अवेयरनेस फैलाना, स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड देना उन अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को भी काफी इंपॉर्टेंट साबित होता है। इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के अलावा प्राइवेट सेक्टर का भी बड़ा रोल है स्पोर्ट्स को एनकरेज करने में। इसके 2 प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट और प्रीमियर बैडमिंटन लीग। ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रकाश पादुकोण और गीत सेठी द्वारा बनाई गई। इसका ऑब्जेक्टिव भी सिमिलर है, टैलेंटेड एथलीट्स को वर्ल्ड क्लास कोचिंग, ट्रेनिंग और सपोर्ट देना ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम ऊंचा कर सके। टैलेंटेड एथलीट्स को ढूंढने के लिए ये देश भर में टैलेंट हंट और स्काउटिंग करते हैं। पीवी सिंधु को भी ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के थ्रू ही सपोर्ट मिला था, जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी खिलाड़ी बन पाई। ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और प्राइवेट स्पॉन्सर के साथ मिलकर
काम करते हैं। इनके एफर्ट्स और इनिशिएटिव से देश में स्पोर्ट्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे एरियाज को कवर करते हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज भी नहीं कर पाती। प्रीमियर बैडमिंटन लीग इंडिया का टॉप लेवल प्रोफेशनल बैडमिंटन लीग है, जिसे देश में बैडमिंटन इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए बनाया गया, जैसे आईपीएल ने क्रिकेट के लिए किया है। 2013 में शुरू होने के बाद इसमें इंटरेस्ट देखने को मिला प्लेयर्स और ऑडियंस दोनों से। इसका फॉर्मेट है फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग जैसा, जिसमें अलग अलग टीम्स एक सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। टीम में एक इंटरनेशनल और एक डोमेस्टिक प्लेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिन्हें ऑक्शन प्रोसेस से चुना जाता है। ओनर्स अपने प्रेफर्ड प्लेयर्स पर बिड कर सकते हैं बजट के अंदर रहकर। मैचेस की बात करें तो वो अलग अलग सिटीज होस्ट करती हैं, राउंड रॉबिन और नॉकआउट स्टेजेस के साथ। इससे एक और फायदा है कि प्लेयर्स को अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, जिससे उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंता नहीं रहती। वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कम्पीट करने का मौका भी मिलता है, स्पेशली यंग प्लेयर्स को जिनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। फ्रेंचाइजीज की मदद से, इन्वेस्टमेंट्स और स्पॉन्सरशिप से लीग को, प्लेयर्स को और कोचेस को पैसे कमाने का मौका मिलता है और ऑडियंस को वर्ल्ड क्लास मैचेस देखने का। इससे नए कोर्ट्स और इक्विपमेंट्स की डिमांड भी बढ़ रही है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज पर इंप्रूवमेंट देखी गई, जो लॉन्ग टर्म स्पोर्ट्स ग्रोथ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। पीबीएल को और एक्सपैंड करके नई सिटीज ऐड करने का भी प्लान है। इससे अब बैडमिंटन को भी एक एस्पायरिंग स्पोर्ट की तरह देखा जाने लगा है, जैसे क्रिकेट को देखा जाता है काफी टाइम से। साइना नेहवाल ने तो छोटी उम्र से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन जब ट्रेनिंग पुलेला गोपीचंद से मिली तो नई ऊंचाइयां छूने लगी। 2006 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया और फाइनली 2 साल बाद लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत के लिए पहला ओलंपिक बैडमिंटन मेडल लेकर आई। इसके लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। साइना के बाद नए टैलेंटेड प्लेयर्स ने उनको फॉलो करते हुए अपना नाम कमाया, जैसे पीवी सिंधु। अपने पेरेंट्स के एनकरेजमेंट से सिंधु ने छोटी उम्र से ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, लेकिन पहले वो वॉलीबॉल ज़्यादा खेलती थी। उन्हें बैडमिंटन में बाद में इंटरेस्ट आया जब उन्होंने पुलेला गोपीचंद को खेलते हुए देखा। उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने बैडमिंटन चूज किया और जल्द ही अपना नाम यंग एज से ही कमाना शुरू कर दिया, जब उन्होंने एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप जीती। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक्स में जगह बनाई और इतना ही नहीं, फाइनल तक पहुंचने में भी सफल रही। सिल्वर मेडल जीतना एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट था उनके लिए और 4 साल बाद 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश की पहली ओलंपियन बन गई, मल्टीपल मेडल्स जीतने वाली। ऐसे कई और बढ़ते प्लेयर्स हैं, जैसे ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा, किदम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग। श्रीकांत के प्लेइंग स्टाइल की बात करें तो काफी एग्रेसिव और फास्ट पेस बताया जाता है, जो ओपोनेंट्स को रिटर्न का मौका भी नहीं देते। पावरफुल स्मैशेस और प्रिसाइज नेट प्ले उनकी खासियत है। लक्ष्य सेन एक एमर्जिंग स्टार है बैडमिंटन जगत में, सिर्फ 23 साल उम्र के। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जूनियर लेवल पर की, कई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट के साथ। 2018 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप्स में गोल्ड मेडल और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये अचीवमेंट्स उनके प्रॉमिसिंग फ्यूचर का सिग्नल है। इसके अलावा वो ऑल ओपन के फाइनल तक पहुंचने का रिमार्केबल फीट भी अचीव कर चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और थॉमस कप में अहम भूमिका निभाई, जहां इंडिया ने पहली बार गोल्ड मेडल हासिल किया। अभी खत्म हुए पेरिस ओलंपिक्स में थोड़ा सा चूक गए ब्रॉन्ज मेडल से और 4th आए, तो इनकी फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है अगर वो ऐसे ही खेलते रहे तो। डबल्स की बात करें तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बेस्ट प्लेयर्स हैं अभी देश के। इनका पहला मेजर अचीवमेंट 2019 में था थाईलैंड ओपन जीतना, जहां उन्होंने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 500 टाइटल हासिल किया। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में मेंस डबल्स सिल्वर मेडल और टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। इन सब अचीवमेंट्स के पीछे कुछ ना कुछ रोल है बैडमिंटन अकेडमीज का। कई प्लेयर्स ने या तो प्रकाश पाडुकोन की या फिर पुलेला गोपीचंद की एकेडमी से ट्रेनिंग ली है कभी ना कहीं। इनके अलावा प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अनिवार्य है इंडिया में, ना सिर्फ बैडमिंटन बल्कि सारे स्पोर्ट्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए। प्लेयर्स को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इनसे, बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कितनी जरूरी है इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।